हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज फिर से आपके विषय से संबंधित बहुत कुछ लेकर आई हूँ। अब बात कर रहे हैं अगर हम क्लास 10th की, तो क्लास 10th का इस बार बोर्ड है, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा डरे भी हुए भी हो, घबराए हुए भी हो। बात करें अगर हिंदी विषय की, जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी को उठाकर देखा तक नहीं है। प्री बोर्ड्स मेरे ख्याल से आप सभी के शुरू होने वाले होंगे या कई जगह तो शुरू हो भी चुके होंगे, तो बेफिक्र रहिए। मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ा दिया है कि आप प्री बोर्ड से लेकर बोर्ड तक पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, हम अगर क्लास 10th कोर्स ए की बात करें और कोर्स बी की बात करें, तो एक्सप्लेनेशन पोर्शन तो हम बहुत पहले ख़त्म कर चुके। उसके बाद हमने शुरू कर दिए आपके क्या, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिनमें आपके रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूंकि हम 2 क्लासेस साथ में लेकर चल रहे थे, इसलिए हम 1 बाय 1 चल रहे थे। तो सबसे पहले हमने कोर्स ए के जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो लिए। फिर कोर्स बी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए। फिर हमने कोर्स ए के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए और अब हम कोर्स बी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये वर्णनात्मक प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एक्चुअल में जो हम चैप्टर हमने पढ़ लिया है, उसमें किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे पूछे जाएंगे, उनका आंसर कैसे लिखा जाना है, इनकी वर्ड लिमिट्स क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको पैरेलल में बताते हुए चलती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ, आप सभी देख रहे हैं कि क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का है। कोर्स बी का हमारा ये 4th चैप्टर है, पर्वत प्रदेश में पावस। ये कविता मैं आपको ऑलरेडी पूरी पढ़ा चुकी हूँ, पूरा डिटेल में मैंने इसे समझाया है, लाइन वाइज एक एक अर्थ समझाया है, फिर उसका भावार्थ समझाया है, उसके बाद इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए, फिर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए और अब हम कर रहे हैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि इस चैप्टर से आने वाले प्रश्न 2 तरीके से रहेंगे, बहुविकल्पीय जो मैं आपको करा चुकी हूँ, वर्णनात्मक प्रश्न जो कि रहेंगे लघु उत्तरीय, ठीक है, जिनका आंसर आपको लिखना होगा 25 to 30 वर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं जाना और इससे कम नहीं जाना। अब क्वेश्चंस मैं ये जो कह रही हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए करीबन इस चैप्टर पे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आज, ठीक है। तो ये नहीं कह रही हूँ कि जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से 100% है कि आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। आ गए तो बहुत अच्छा है, पर ये मैं कह नहीं रही हूँ कि आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख लेते हो, समझ लेते हो, तो इतना यकीन रख लो कि क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जाए, आप आंसर फटाक से लिख दोगे। क्योंकि भाई देखिए, क्वेश्चंस तो ना जाने कितने तरीके के बन सकते हैं ना, लेकिन मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, है ना। हाँ, ये चीज़ है कि यहाँ पर आंसर्स किस किस तरीके के आएंगे, ये मैं आपको आज बता देती हूँ, ठीक है। तो शुरू करें, क्योंकि ये बुक हम फटाफट खत्म करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का आज का हमारा वीडियो है और ये हमने लिया है स्पर्श भाग 2 से, ठीक है। क्लास 10th कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 2, उसका पद्य यानी कि काव्य खंड का 4th चैप्टर है, पर्वत प्रदेश में पावस। इसके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बोर्ड के पेपर्स क्वेश्चंस भी ले लिए हैं, ठीक है। तो इससे ये हो रहा है कि हमें पता चल रहा है कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर कर लोगे। तो इस तरीके से हम काफ़ी हद तक चीज़ें प्रिपेयर करके रखेंगे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इस पूरे वीडियोस पूरे चैप्टर में जो है आपको सिर्फ एक तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इनके आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स के बीच में ही लिखने हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पावस ऋतु किसे कहते हैं? प्रस्तुत कविता में किसे पावस ऋतु कहा गया है? पावस ऋतु, अब ये एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। पावस ऋतु किसे कहते हैं या प्रस्तुत कविता में पावस ऋतु किसे कहा गया है, अथवा करके आप समझ लीजिए, ठीक है। पावस ऋतु क्या होता है? पावस ऋतु होती है वर्षा ऋतु को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्षा ऋतु। क्योंकि वर्षा ऋतु में घंघोर बारिश होती है, खूब बारिश होती है, 3 से 4 महीने जो है वो वर्षा ऋतु का मौसम रहता है। अब इस वर्षा ऋतु में खूब अच्छी बारिश होती है और पहाड़ों पर, अब इस पूरी कविता में जो है वो पहाड़ों पर बारिश का जब सीजन आता है तो किस तरीके से पल पल वहां के परिदृश्य बदलते हैं, इस बारे में बताया गया है। चलिए देखिए क्या है। पावस शब्द वर्षा का पर्यायवाची है।
प्रस्तुत कविता पर्वत प्रदेश में पावस में वर्षा ऋतु को पावस ऋतु कहा गया है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ज्यादा नहीं है। देखिए आप भी बोलोगे मैम लिखना तो आंसर 25 to 30 वर्ड था, लेकिन ये तो बहुत कम है। ये क्वेश्चन किसी और दूसरे क्वेश्चन के साथ कंबाइंड होके आ सकता है आपके पास में। ठीक है, जैसे यहां पर ये दे दिया कि पावस ऋतु का, पावस का अर्थ क्या होता है, और इस कविता में पावस ऋतु किसे कहा गया है। ये तो हो गए दो क्वेश्चन। तीसरा, इस कविता में कहां पर हो रही वर्षा ऋतु का वर्णन, कौन सी किस जगह पर पावस ऋतु का वर्णन किया गया है, उसका उदाहरण सहित जो है आंसर लिखिए। तो हो गया ऐड ऑन की नहीं हो गया, हो गया ना। तो अब इसका तो आंसर देते देते तो आप 25 to 30 है, इससे अब चले जाओगे। तो इसलिए अगर कहीं पर आपको आंसर कम लग रहा है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन किसी और दूसरे क्वेश्चन के साथ कंबाइंड होकर आ सकता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उपर्युक्त पद में कवि ने किसका वर्णन किया है। अब बताइए, सबसे पहली बात यह है कि गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तरुवर, तरुवर मतलब पर्वत के ऊपर उगे हुए जो पेड़ हैं वो किस तरीके से सीधे खड़े हैं और आसमान की ओर देख रहे हैं, उनका वर्णन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो ये पेड़ जो हैं वो पर्वत की ऊंचे उठने की उच्च कांक्षा है। वो उठकर क्या है, उस बादल के पार देख लेना चाहते हैं कि आखिर क्या है। झांक रहे नीरव नभ पे, यानी कि लगातार जो है वो आकाश में झांक रहे हैं। अनिमेष यानी कि बिना पलक झपकाए, अटल यानी कि एक ही जगह पर खड़े, कुछ चिंता पर यानी कि कुछ चिंतित से लगातार बिना जब पलक झपकाए एक ही जगह पर खड़े हुए वो आकाश पर झांक रहे हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। पर्वतों पर लगे ऊंचे ऊंचे वृक्षों को देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो वह वृक्ष पर्वतों के हृदय से निकलने वाली ऊंची ऊंची आकांक्षाएं हों। आकांक्षाएं मतलब हमारी कुछ पा लेने की जो इच्छा होती है वो। ये वृक्ष मानो बिल्कुल स्थिर हैं। अब वृक्ष चलते तो है नहीं, चलते हैं नहीं, चलते ना, तो स्थिर हैं, अटल हैं। कवि को इनकी स्थिरता में उदासी का भाव दिखता है। अब चूंकि कवि यहाँ पर हर एक चीज को बहुत ही इमोशनल वे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने जो है पेड़ों को भी भावनात्मक तौर पर दिखा दिया है कि वो बहुत ही एक ही जगह पर खड़े हैं, सीधे देख रहे हैं, यानी कि वो चिंतामग्न हैं। क्योंकि ये आकाश की उस ऊंचाई को छूने में असमर्थ है। अब वो नीरव नभ पे यानी कि अब आकाश की तरफ देख रहे हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इस आकाश में क्या है, कैसा है, उनके लिए जानने की इच्छा है। अब वो जान नहीं पा रहे, इसलिए उनके ऊपर उदासी छाई हुई है। दूसरा है, वर्णन करने के लिए मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। अब देखिए यही पंक्तियां हैं, पंक्तियां यही हैं। अब आपको बताना है कि इनमें किन अलंकारों का इस्तेमाल किया है और उदाहरण के साथ आप बताओगे। देखिए क्या है, वृक्षों का आकाश की ओर देखना में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। अब वृक्ष क्या होते हैं, देख सकते हैं, नहीं देख सकते, मनुष्यों द्वारा देखा जाता है, जाहिर सी बात है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि वहां पर जो प्रकृति थी उसे मानवीय लक्षण बता दिए गए, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। कवि ने संपूर्ण कविता में प्रकृति के अद्भुत दृश्यों को, प्रकृति के सौंदर्य को चित्रात्मक शैली व मानवीकरण अलंकार के प्रयोग से सुहावना बना दिया है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि घर में बैठा व्यक्ति प्रकृति की गोद में बैठा हो। तो यहाँ पर हर एक चीज को इतना जीवंत कर दिया है उन्होंने कि अगर आज हम यहाँ घर पे बैठकर ये कविता पढ़ें तो हमें लगेगा नहीं, हम पहाड़ों पर बैठे हैं और पूरा दृश्य हमारे सामने चल रहा है। अब ये देखिए, ये हुनर एक कवि के अंदर होता है कि वो अपने शब्दों के माध्यम से कविता को जीवंत कर दे, और जीवंत करने के लिए हमेशा जो है कुछ भावनाओं को डालना पड़ता है, गतिमान चीजों को डालना पड़ता है। तो उसके लिए आप कहीं ना कहीं मानवीय लक्षण को ले ही आओगे। तो इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का खुलकर प्रयोग किया गया है ताकि मनुष्य उस प्राकृतिक दृश्य के नजदीक अपने आप को महसूस कर सके। तीसरा प्रश्न है, झरने पर्वतों का गौरव गान करते हुए कैसे लग रहे हैं। अब क्या है, जब पर्वतों से झरने नीचे गिरते हैं तो उनमें से बहुत आवाज आती है नहीं आती है।
तो अब अगर पानी समतल जगह पर बह रहा होगा तो क्या उसमें आवाज आएगी? नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, नहीं आएगी। जितनी ऊंचाई से ये पानी गिरेगा उतनी आवाज आएगी। तो जब ये पानी ऊंचाई से गिर रहा है तो जैसे लग रहा है कि वो पर्वत के इतने ऊंचे होने का गौरव गान कर रहा है कि भाई पर्वत इतने ऊंचे ऊंचे हैं, इतने महान हैं, इतने बड़े हैं, क्योंकि अगर वो बड़े नहीं होते तो पानी इतनी ऊंचाई से नीचे नहीं गिरना होता, ये झरने नहीं बन रहे होते। तो इस तरीके से ये झरने जो हैं वो पर्वत का गौरव गान करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या है बताई गई, जब ये झरने ऊपर से गिर रहे हैं तो इनका पानी सफेद हो जाता है। जितनी स्पीड से आएगा, आप देखो झरनों से पानी क्या हो जाता है, बहुत सफेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत फोर्स के साथ गिरता है। अब वो सफेद जैसे लग रहा है कि मोतियों की लड़रियां हैं। फिर जहां गिरता है वहां झाग हो जाता है ना। पानी जहां गिरता है वहां देखो ना बहुत ज्यादा फेन सा झाग सा होता है। वो जैसे लगता है कि मोती की लड़ियां जो हैं उस झरने से नीचे गिरती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। पर्वतों से झरते हुए झाग भरे झरने पर्वतों का गौरव गान गनते हुए सुंदर और आकर्षक मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं। क्योंकि चूंकि पानी मोती बूंद बूंद में होता है और सफेद है तो वो कैसे लग रहा है, मोतियों के समान लग रहा है। इनकी झरझर की आवाज को सुनकर नस नस में जोश भर जाता है। अब गौरव का मतलब क्या है, हमें उत्साहित करना। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, हम लोगों ने कविता पढ़ी है ना, क्लास 6 में है शायद ये कविता। तो जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं जोश भर जाता है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ जाता है। उसी तरीके से आप कभी भी किसी झरने के पास जाओ तो झरने की जो गिरते हुए पानी की आवाज है वो हमारे अंदर जोश को भर देती है। तो वो जोश ही हमारे अंदर भर रही है। दूसरा, इतनी आवाज आ रही है तो इससे पता चल रहा है कि पर्वत जो है, वो झरने जो हैं वो पर्वत का गौरवगान गा रहे हैं। मन उत्साह और उमंग से भर जाता है तथा वातावरण संगीतमय हो जाता है। इस प्रकार गिरते हुए झरनों की आवाज से संपूर्ण पर्वत प्रदेश मुखर हो उठता है। मतलब पूरा पर्वत, अगर आप कहीं किसी झरने के पास हो तो वहां पर सिर्फ झरने की ही आवाज सुनाई देगी और किसी चीज की इतना शोर होता है उस पानी के गिरने का कि आपको सिर्फ वही सुनाई देगा। और गिरता हुआ पानी हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। प्रश्न संख्या 4 है, पावस के दृश्य को कवि इंद्रजाल क्यों मानता है? अब देखिए, इसमें सबसे पहले कनेक्शन मैं आपको बताती हूँ। पावस यानी कि वर्षा। वर्षा का पर्यायवाची है पावस, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं? इंद्र मानते हैं। भगवान इंद्र की कृपा से ही बारिश होती है। अब चूंकि पर्वत प्रदेश में जहां कहीं पे भी बारिश होती है वहां बादलों का आना, बादल आते हैं, अंधकार हो जाता है, खूब घंघोर वर्षा होती है, फिर मौसम खुल जाता है। बादल, पहाड़ों में तो बादल नीचे नीचे आ जाते हैं तो जैसे लगता है एकदम से बादल गायब हो गया। अब ताल के ऊपर, जैसे जहां पर इस कविता में दिया गया है, जो तालाब है उसके ऊपर धुआं धुआं सा प्रतीत हो रहा है, जैसे लग रहा है तालाब जल रहा है। तो ये सारी चीजें, ये परिदृश्य इतना सुंदर क्यों लग रहा है, बदल क्यों रहा है? क्योंकि वहां पर उस समय वर्षा ऋतु है। और वर्षा किसके कारण होती है? भगवान इंद्र के कारण। भगवान इंद्र जो हैं उसके देवता माने जाते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे लग रहा है ये इंद्र का माया जाल है। इंद्र ने एक बहुत ही सुंदर सा एक माहौल बना दिया है और इंद्र जो है अपने बादल रूपी वाहन में बैठकर इधर से उधर विचरण करता हुआ ये सारा माया रच रहा है, प्रतीत होता है। इंद्र जाल का अर्थ है जादूगरी। ठीक है, जिस प्रकार जादूगर अपनी जादूगरी से पल पल से नए करतब दिखाता है, उसी प्रकार पावस ऋतु में पल पल नित नए नए दृश्य आंखों को मोहित करते थे। इन मोहक दृश्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूमते हुए जादुई करतब दिखा रहे हों। वर्षा ऋतु के बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने नीचे आकर पर्वतों को ढक लिया है। क्या लिख लिया? वो नीचे आ गए और उन्होंने पर्वतों को ढक लिया है। तो कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत पंख लगाकर आकाश में उड़ गए, और कभी कभी क्या लगता है कि जो ये आपके जो जितने बादल हैं ये एकदम से गायब हो जाते हैं, तो जैसे लगता है पंख लड़ाया और गायब हो गए, है ना। तो वही चीज यहाँ के पर्वत, अब जैसे
पर्वत है, ये है चीज है। अब इसके आगे अगर आपको बादल आ जाएगा तो कहेगा ये आपको बोर्ड दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो अब हम सामने पर्वत देख रहे हैं, एकदम से बादल आया तो जैसे लगा पर्वत गायब हो गया, अरे तो जैसे लगा पर्वत पंख लगा के उड़ गया। ये चीज उन्होंने बताई है। तो वहां पर पल पल में ऐसा दृश्य बदल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। पर्वत का गायब हो जाना, पर्वत का पंख लगा के उड़ जाना, तो ये तो जादू ही हुआ ना। तो इसलिए ये कहा गया इंद्र का माया जाल, या इंद्रजाल। पावस ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप क्यों परिवर्तित होता है? अब ये क्वेश्चन बताइए। पावस ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु में इन्होंने पूछा पर्वत प्रदेश। अब चूंकि ये कविता हम पर्वत प्रदेश, अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो किसी पहाड़ी क्षेत्र में रहते होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मैदानी इलाकों में रहते होंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले मैदानी इलाकों की, क्योंकि मैं भी इन्हीं इलाकों से आती हूँ। तो अब अगर मैं ये बात करूं तो जब बारिश होती है तो बाकी दिनों से वर्षा ऋतु में हमेशा जो है वो परिदृश्य बदला ही होता है। हम पर्वत की बात नहीं कर रहे, मैदानी इलाकों की बात कर रहे हैं। क्या होता है, बादल छा जाते हैं, एकदम से अंधेरा हो जाएगा, तेज हवाएं चलने लगेंगी और क्या कहते हैं घंघोर वर्षा हो जाती है, फिर मौसम खुल जाएगा, इस तरीके से होता है। तो अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वर्षा ऋतु में वहां पे भी चीजें बदलती हैं, देखने में बदलती हैं, ठीक है। अब पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत जो होता है वो मैदानी इलाकों से ऊंचे होते हैं और वर्षा के बादल जो होते हैं वो थोड़े नीचे होते हैं, बाकी बादलों से नीचे होते हैं। तो क्या होता है, ये बादल जो हैं पहाड़ों पर आ जाते हैं। क्या होता है, पहाड़ों पर आ जाते हैं। मान लीजिए ये मैदानी इलाका है, ये पर्वत है, तो बादल टकराते हुए इन पहाड़ों तक आ जाएंगे। तो वहां पर पल पल जो है वो चीजें बदलती हैं, हर पल बदलती हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पर होने के कारण कभी आपको पर्वत दिखाई देगा, कभी पर्वत नहीं दिखाई देगा, कभी सिर्फ पेड़ दिखाई देंगे, एकदम से जो है तालाब को ऊपर आपको खूब सारे बादल दिखाई देंगे, जैसे लग रहा है कि भाई तालाब जलने लगा। तो इस तरीके से रूप पल पल परिवर्तित होता है। पावस ऋतु से तात्पर्य वर्षा ऋतु से है। इस ऋतु में पर्वत प्रदेश का रूप परिवर्तित इसलिए हो जाता है क्योंकि पर्वत प्रदेश की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया ना, मैदानी इलाकों से पर्वत क्षेत्र की ऊंचाई ज्यादा होती है और अत्यधिक ऊंचाई के कारण यहाँ मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन साधारण सी क्रिया है, ठीक है, बदलेगा ही बदलेगा, ये निश्चित है। ये परिवर्तन वर्षा ऋतु में तीव्रता के साथ देखा जाता है। ऐसे तो बदलता ही बदलता है, लेकिन बारिश में ये कुछ ज्यादा तेजी से और एकदम से बदल जाता है। इन परिवर्तनों के अंतर्गत क्षण भर में बादलों का घिर जाना और क्षण भर में ही कड़ी धूप निकल आना आदि सम्मिलित है। अब इसको मैं खुद भोग चुकी हूँ, ठीक है। हो गया मुझे 1-2 साल, मैं पहाड़ों पर गई थी। कहाँ पर? केदारनाथ। आप विश्वास नहीं करेंगे, विद इन मिनट वहां पर इतनी तेज बादल आ गए कि आप कल्पना नहीं। जैसे हम लोग मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, हम लोग बादल आते हैं तो ठीक है, दूर से आ रहे हैं, काले हैं, आते 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 हमें पता है, लेकिन वहां एकदम से बन जाते हैं, एकदम से आते हैं और एकदम से बारिश होने लगेगी। और थोड़ी देर बाद अगर हम लोग बच के मुश्किल, जैसे ही वो जितने बादल जैसे होते हैं ना, पहाड़ है ऊंचे ऊंचे, अब बादल आए, वहां पे फंसे, बारिश हुई, वो बादल खत्म और थोड़ी देर में कड़ी धूप निकल आती। इस तरीके से चीजें होती हैं वहां पर। बादल जैसे लगता है कि अगर हम लोग चल रहे हैं, अब चूंकि ऊंचाई पे होते हैं हम लोग, तो सामने बादल है, हम लोग बादलों में चल रहे हैं, बादल के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं, इस तरीके से लगता है। तो मतलब आप बादलों के बीच में एक तरीके से आ जाते हो, ऐसा होता है। तो यहां पर अत्यधिक ऊंचाई के कारण बहुत तेजी से सब कुछ बदलता है। प्रश्न संख्या 6 है, बादलों के अचानक पर्वत पर छा जाने के बाद झरनों का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? अब क्या है, अभी तो हमने क्या बोला कि भाई वहां झरने हैं, गौरव गान गा रहे हैं, लेकिन जब बादल आ जाते हैं तब हमें झरने दिखना बंद हो जाते हैं और सिर्फ झरनों की आवाज आती है ना। तो क्या हुआ कि जो झरना अभी तक हमें दिख रहा था, हम देख के बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, और बादलों आने से क्या हुआ, वो अब चूंकि वो झरना तो हमें दिखना बंद हो गया क्योंकि झरने के आगे बादल आ गए, लेकिन जो आवाज झरनों की आ रही थी वो हमें अभी भी सुनाई दे रही है। बादलों के अचानक पर्वत पर छा जाने से झरनों का दिखाई देना भी बंद हो गया और है, उनकी केवल आवाज सुनाई दे रही है। पर्वत पर बहते हुए झरने सुंदर मोतियों की लड़ियों के समान लग रहे हैं।
तथा उनकी आवाज नस नस में जोश भरने वाली महसूस हो रही है। यह एक संगीतमय वातावरण का सृजन कर रहे हैं, जहां पर अब जैसे म्यूजिक है, म्यूजिक हमें सुनाई देता है, हम उसी में मदमस्त हो जाते हैं। हम मान लो हमें दिखाई भी ना दे तो हमको ये जरूरी नहीं कि हम रॉक कॉन्सर्ट्स पहुंचे या कहीं पर कोई महफिल जमी हो तो हम पहुंचे तो ही हमें समझ में आए। हमें तो म्यूजिक ऐसे भी सुनता है, अगर किसी को म्यूजिक पसंद है, उसकी मन का म्यूजिक बज रहा है तो ऐसे ही अच्छा लगेगा, है ना। तो वही चीज होती है कि हमें सिर्फ वो जो उनकी आवाज सुनाई दे रही है वही हमारे नसों में जोश भरने के लिए काफी है। प्रश्न संख्या 7 है, बादलों के उठने तथा वर्षा होने का चित्रण अपने शब्दों में करिए। अब ये पूरी कविता हमने पढ़ी हुई है, इसमें किस तरीके से एकदम से बादल आ गए, ठीक है, और बादल आने के साथ ही बहुत तेज से वर्षा भी होने लगी, ये बात भी हमने कविता में पढ़ी। अब ये सारी चीजें आपको अपने शब्दों में यहाँ पर लिखनी है। हमने आपको पूरी कविता समझाई थी ना, बस उसी तरीके से आपको यहाँ पर उसका पूरा जो है विवरण लिखना है। तो देखिए क्या है, बादल अचानक ही इतने भयानक और विशाल आकार में गरज कर ऊपर उठे जैसे कोई पहाड़ बादल रूपी पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ गया हो। मतलब एकदम से बादल आए, ठीक है, एकदम से बहुत तेजी से बादल आए, फड़फड़ाए, बहुत तेज आवाज आई, बादल के आने पे गड़गड़ाहट होती ना, आई। अब चूंकि हमें जहां पहाड़ दिखाई दे रहा था वहां पहाड़ दिखाई देना बंद हो गया और हमें सिर्फ आवाज सुनाई दी बादल की, तो हमें ये लगा कि इतनी तेज फड़फड़ाता हुआ कोई पंख जो है पर्वत उड़ गया। कुछ देर में वो इस प्रकार बरस पड़े जैसे उन्होंने धरती पर पूरे वेग से आक्रमण कर दिया हो। इतनी तेजी से वर्षा हुई कि जैसे लगा कि उन्होंने आक्रमण कर दिया। यह सब देख शाल के पेड़ इतने भयभीत हो गए कि वे धरती में धंस गए और तालाब से धुआं उठने लगा। अब ये कैसे, पेड़ तो धंस नहीं सकते, तो हुआ क्या, पहली चीज अब हुआ ये कि भाई जो पर्वत था उसके सामने, पर्वत के ऊपर ही पेड़ थे, बादल आ गए तो थोड़े छोटे छोटे से पेड़ दिखाई दे रहे, जैसे लग रहा बाकी पेड़ अंदर घुस गए, ठीक है। दूसरी चीज है, तालाब के ऊपर बादल छा गए तो जैसे लगा वहां पर धुआं उठ रहा है, तालाब के ऊपर से धुआं उठ रहा है। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पे। यहाँ क्या दिया गया है, बादलों से पर्वत के छिप जाने पर कवि ने क्या कल्पना की है, अपने शब्दों में लिखिए। अब बादल जब आए पहाड़ के सामने, पहाड़ दिखना बंद हो गया, छिप गया, तो उन्होंने क्या लगा, बादलों के आने से जो आवाज हुई उन्हें लगा कि वो जो पहाड़ यहाँ पर था वो पंख लगाकर कहीं उड़ गया, ये चीज उन्हें समझ में आई। तो देखिए क्या है, कवि ने बादलों के कारण पर्वत के छिप जाने पर यह कल्पना की है कि अचानक बादल ऐसे उठे मानो पूरा पहाड़ एक विशाल पक्षी के समान बादलों के पंख फड़फड़ाकर आकाश में उड़ चला हो। मतलब एकदम से जो है वो आया और फड़फड़ाकर जो है वो उड़ चला हो, अब दिख ही नहीं रहा कि कहां पर है। इसका परिणाम यह हुआ कि आकाश में चारों ओर बादल ही बादल छा गए और कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। अब जैसे बादल हम लोग के जो आप लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं वो तो अच्छी तरह जानते होंगे कि बादल जब आते हैं तो आसपास सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो वही चीज हुआ कि जो कुछ दिख रहा था वो सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया और वो जो पर्वत था वो पर्वत तो पूरी तरीके से फड़फड़ाकर उड़कर ही गायब हो गया कि कहां चला गया कुछ पता नहीं चला। प्रश्न संख्या 9 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। अब प्रतिपाद्य में हमें क्या समझाना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम प्रतिपाद्य में क्या समझाएं मैम। प्रतिपाद्य का तात्पर्य यहाँ पर ये होता है कि इस कविता में कवि ने क्या चीज समझाने की कोशिश करी है, वो क्या चीज देखा, मतलब उन्होंने इस कविता को लिखने से पहले क्या चीजें सोची होंगी, क्या देखी होंगी, क्या समझी होंगी, ऐसी सारी चीजें, और लिखने के बाद उन्होंने क्या महसूस किया होगा सब, ठीक। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत कविता पर्वत प्रदेश में पावस प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रानंदन पंत ने वर्षा ऋतु का चित्रण किया है, ठीक है। तो अब जब भी आप प्रतिपाद्य लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना किस कविता का है, कवि हैं, उन्होंने क्या चीज बताया है, ये सब कुछ। अब उन्होंने पर्वतीय प्रदेश का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, चूंकि ये पर्वत प्रदेश की बात है तो उन्होंने पर्वत प्रदेश की ही तो बात करी है, तो वहां पर पहाड़ी क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र का बहुत सुंदर, वर्षा ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र कितना सुंदर हो जाता है इसका वर्णन किया है।
चित्रात्मक शैली द्वारा प्रकृति का पल पल बदलता हुआ रूप आंखों के सामने आ जाता है। अब उन्होंने जो लिखा है वो चित्रात्मक शैली है। चित्रात्मक शैली का मतलब जानते हो, हम अपने शब्द इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे आपके सामने पूरा एक चित्र बनता हुआ चला जाए। जैसे उन्होंने बोला कि भाई उस पर खिले हुए फूल जो हैं, पहाड़ पर खिले हुए फूल कैसे लग रहे हैं, जैसे पर्वत की जो है हजारों आंखें हों और उन आंखों से वो तालाब में अपने रूप को निहार रहा हो। ये चीज उन्होंने बताया ना। तो इस तरीके से ये लग रहा है कि उन्होंने हर एक चीज को बहुत ही डीपली एनालाइज किया है, उसको महसूस किया है और उसी चीज को हमारे सामने रखा है। कवि ने प्रकृति का अद्भुत मानवीयकरण किया है, क्योंकि अब आंखें हों, पेड़ आकांक्षाएं हों, झरनों का गौरव गान हो, ये सब जगह आपको मानवीयकरण अलंकार मिल रहा है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के अनोखे सौंदर्य की अभिव्यक्ति कवि ने इस कविता में की है। तो यहाँ पर आपको कविता का सार नहीं लिखना, उसका सारांश नहीं लिखना, उसका अर्थ नहीं लिखना। लिखना है कि आखिर इस कविता में कवि ने बताना क्या चाहा है, उन्होंने क्या महसूस किया है, किस तरह की चीजें हमारे सामने प्रस्तुत करी। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने वो चित्रात्मक शैली जो इस्तेमाल करी है ना, उसके माध्यम से हमारे सामने एक चित्र बनाया है। जैसे उन्होंने बोला बादल आए और पर्वत पंख लगा के उड़ गए, तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं हमारे सामने कि एक पहाड़ है और पहाड़ के आगे पूरे बादल आ गए और जो पहाड़ अभी तक हम देख रहे थे वो हमको दिखना बंद हो गया। ठीक है, अब वो खिले हुए फूल आंखें बताई हैं तो हमें पता चल रहा है, हम ये चीज इमेजिन कर सकते हैं कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस चीज को हम उनके शब्दों के माध्यम से एक अपनी इमेजिनेशन पावर से ये सारी चीजें इमेजिन कर सकते हैं। ठीक, प्रश्न संख्या 10 है, पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर टूट पड़ा भूपर अंबर पंक्ति का आश्रय स्पष्ट कीजिए। अब ये पूरी कविता में हम क्या देख रहे हैं, हम वर्षा ऋतु को देख रहे हैं। कहां पर, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, अब हुआ क्या, अब आप बताइए। वहां पर एकदम से क्या, बहुत सारे बादल आ गए, टूट पड़ा भूपर अंबर। अब अंबर में क्या होता है, बादल होते हैं। अब एकदम से अगर वो बादल नीचे आ जाएं तो हमें क्या लगेगा, अरे पहाड़ जो है वो जमीन पर आकर टूट पड़ा। ये चीज उनको समझ में आती है। ठीक है, तो अब उन्होंने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा अरे, तो ये तो जैसा लगा एकदम से बादल आ जाना, तो उस बादल का आना उन्हें भयंकर रूप में प्रदर्शित करना था। तो उन्होंने क्या कहा, भूपर अंबर टूट पड़ा। अब अंबर टूट पड़ेगा, अगर कहीं से कोई चीज टूटती है तो गिरती है तो आवाज आती है ना, आवाज आती है कि नहीं आती है। अब टूटने पर आवाज आती है, तो बादलों के आने पर बहुत तेज गड़गड़ाहट हुई, आवाज आई। ठीक है, तो उस गड़गड़ाहट को और एकदम से बादलों को आ जाने को उन्होंने टूट पड़ना कहा। अब उस आवाज के माध्यम से उन्हें ये लगा कि बहुत बड़ा पक्षी जो है वो पंख लगाकर जैसे उड़ता है, जैसी आवाज आती है वैसे ही कोई पर्वत जो है वो पंख लगा के उड़ गया एकदम से। जो पर्वत अभी हमको दिखाई दे रहा था हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने बादलों के आने के साथ ही और उसकी गड़गड़ाहट के साथ ही कई चीजों को सिमिलर कर दिया। जैसे हम कोई चीज गिरती है, टूटती है तो आवाज आती है, तो बादलों के एकदम से आने और गड़गड़ाहट के आने को उन्होंने चीज के गिरने के साथ, टूट पड़ने के साथ कंपेयर कर लिया। ठीक, दूसरी चीज, फिर उनके पीछे जो पर्वत था वो गायब हो गया, तो यानी कि जो चीज नीचे थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई, उसके साथ कंपेयर कर लिया। पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर टूट पड़ा भूपर अंबर पंक्ति का आशय यह है कि जब पर्वतीय प्रदेश में भारी वर्षा होती है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो, क्योंकि भाई बादल एकदम से नीचे आ जाते हैं। जैसे हमने बताया ना कि पहाड़ ऊपर होते हैं, तो बादल जो है ना, अब बादल तो अपनी लेंथ पे ही चल रहे हैं, तो जैसे लगता है कि वो जमीन पर आ गए। उसमें वर्षा रूपी बाढ़ों से धरती पर आक्रमण कर दिया। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वह भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। उन्हें डर लगा हो और वो कहाँ घुस गए, वो जमीन में धंस गए हैं, ऐसा सा प्रतीत हो रहा है। तो टूट पड़ने वाली जो बात यहाँ पर बोली गई ना, उसका सीधे से तात्पर्य यही है कि एकदम से जो उनका वहां पर आ जाना और इतना आवाज करना जो है, और उससे वहां जो कुछ दिखाई दे रहा था वो सब कुछ गायब हो गया। तो ये सारी चीजें उन्होंने सिमिलर कर दी हैं आपस में। प्रश्न संख्या 11 है,
पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करना चाहता है। अब देखते हैं ना कि अब ये जो है ना पूरी तरीके से पर्वत का मानवीयकरण किया है इन्होंने। यहाँ पर क्या किया है, पर्वत का मानवीयकरण। अब पहाड़ है, जैसे मैं हूं, अब मैं अगर अपना प्रतिबिंब देखना चाहूंगी तो क्या होगा, मैं मिरर में देखना चाहूंगी तो वो मिरर कहाँ होगा, मेरे सामने होगा, या तो सामने होगा या तो नीचे होगा, किसी भी तरीके से होगा, मेरे सामने होना चाहिए। ठीक है, अब देखने के लिए मेरी आंखें होनी चाहिए, तो पर्वत की आंखें क्या बनी, वो फूल बने जो उसके ऊपर खिले हुए हैं। अब जैसे दर्पण होता है, दर्पण एकदम शांत होता है, एकदम चमकीला सा साफ होता है सब कुछ, तभी हम अपने अक्ष देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो वो जो तालाब है, वो तालाब क्या है, वो पर्वत के जस्ट नीचे है। ठीक है, जैसे ये अब मैं पर्वत हूं तो मेरे सामने ऐसे नीचे की साइड में है तो पर्वत की परछाई उसमें पड़ रही है। अब पानी एकदम शांत है, साफ है, तो जैसे दर्पण होता है उसी तरीके से उसका साफ पानी दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए वहां पर तालाब को दर्पण की संज्ञा देते हुए कहा। अब बात इन्होंने ये पूछी कि पर्वत का कौन सा मनोभाव निकल के आ रहा है। पर्वत का सौंदर्य, अब हम जैसे सुंदर लगते हैं, चाहे आदमी हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, जब हम सुंदर होते हैं तो हम अपना अक्ष देखना चाहते हैं, अपनी परछाई देखना चाहते हैं, तो वो कहाँ देखते हैं, दर्पण में। कवि के अनुसार पर्वत के अंदर भी मानवीय भावनाएं विद्यमान हैं। तालाब रूपी दर्पण उसका संकेतक है। किसका है, संकेतक है कि पर्वत किस प्रकार का अनुभव कर रहा है, कि भाई पर्वत खुश है, वो बहुत सुंदर दिख रहा है, तो इसलिए वो अपने अक्ष को कहाँ देख रहा है, तालाब में देख रहा है, दर्पण में देख रहा है। तो ये खुश होना, सुंदर दिखना, ये सभी किसके अंदर भावनाएं होती है, मानव के अंदर होती है, तो ये मानवीय भावनाएं कहलाती हैं। वह तालाब रूपी दर्पण में स्वयं को देखकर अपने भावों को समझने का प्रयास कर रहा है कि भाई मैं कैसा लग रहा हूं, क्या है, ये सारी चीजें। वह अपने विशाल आकार को देखकर गर्वित हो रहा है, यानी कि बहुत गर्व महसूस कर रहा है। उसके ऊपर खिले असंख्य फूल उसकी आंखें हैं जो उसकी प्रसन्नता दर्शा रही हैं। तो उसकी वो आंखें जो हैं, अब भाई हम अगर मुझे अपना अक्ष देखना हो तो उसके लिए तो आंखें जरूरी है ना, तो पर्वत की इसीलिए फूलों को उसकी आंखें कहा गया, ताकि उनके जरिए वो अपने आप को तालाब में देख पाए। वही हुआ यहाँ पर। प्रश्न संख्या 12 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर पंथ की प्रकृति चेतना पर प्रकाश डालिए। अब सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो ऐसे भी प्रकृति के चितेरे कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है, प्रकृति के चितेरे, क्योंकि उनकी कविताओं में उन्होंने जो है बादल हो, पर्वत हो, मतलब प्रकृति का वर्णन बहुत खूबसूरती के साथ किया है। तो क्योंकि उनका प्रकृति के साथ लगाव बहुत रहा, इसीलिए उन्होंने उसका वर्णन भी बहुत अच्छे से किया है। तो देखिए क्या है, पर्वत उसमें प्रकृति चेतना, यानी कि प्रकृति के प्रति वो कितना लगाव रखते हैं। अब ये लगाव तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि उन्होंने पूरी तरीके से वहां के परिदृश्य को मानवीय चेतनाओं से भर दिया है। चाहे झरनों का गौरव गान हो, चाहे पर्वत की आंखें हो, उसका अपना अक्ष निहारना हो, या पर्वत का पंख लगाकर उड़ जाना हो, आकाश का जो है धरती पर टूट पड़ना हो, हर जगह एक ऐसी चित्रात्मक शैली इस्तेमाल करी हुई है और उसमें उन भावनाओं का समावेश किया है जो भावनाएं एक मानव के हृदय में पनपती हैं। देखिए क्या है, पंथ प्रकृति के सच्चे उपासक हैं तथा इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकृति के सुकुमार कवि। प्रकृति के साथ इनका सहज व अपनत्व का संबंध है, यानी कि अब ये प्रकृति से बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध रखते हैं। इनके काव्य में प्रकृति में संवेदनात्मक, रहस्यात्मक और प्रतीकात्मक आदि रूपों का चित्रण मिलता है। अब इनका आप सिर्फ ये कविता नहीं, प्रकृति से संबंधित इनकी कोई और भी कविता पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे संवेदनात्मक, यानी कि आप हर एक संवेदना को प्रकृति के साथ जुड़ता हुआ देखेंगे। जैसे प्रकृति है वो कहीं पर बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है या डिप्रेस है, ये सारी चीजें वो बताना। अब जैसे यहाँ पर है, आप देख रहे हो पर्वत है, पर्वत क्या है, बहुत खुश है क्योंकि वो सुंदर लग रहा है, तो वो अपने अक्ष को तालाब में देख रहा है, तो ये यहाँ पर संवेदना हुई कि नहीं हुई, उसकी खुशी की व्यक्त हुई।
फिर नेक्स्ट आते हैं रहस्यात्मक। अब प्रकृति कितनी रहस्यात्मक है, इसको इन्होंने यहाँ पर एंड में इंद्रजाल के माध्यम से बता दिया कि किस तरीके से हर एक चीज बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, ये एक रहस्य लग रहा है, एक जादूगरी लग रही है, ये चीज उन्होंने बताई। फिर आते हैं प्रतीकात्मक। अब यहाँ पर हर एक आप प्रकृति को प्रतीक के तौर पर उन्होंने रख के देखा, जैसे बादलों का एकदम से पहाड़ के सामने आ जाना, ठीक है, और बादल का गायब हो जाना, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है मानो कोई बहुत बड़ा पक्षी जो है वो पंख लगाकर उड़ गया। तो उसे प्रतीक के तौर पर यहाँ पर रख दिया, क्योंकि उड़ने की आवाज तो आएगी, तो वो बादल का जो आना है वो गड़गड़ाहट उन्होंने उस बड़े पक्षी के उड़ने के बाद में बता दी। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि ये सब कुछ चीजें, वो प्रकृति में क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ये प्रकृति को मानवीय भावनाओं, व्यापारों व चेष्टाओं द्वारा अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं। मतलब वो प्रकृति को मनुष्य के करीब लाना चाहते हैं, तो उन भावनाओं का समावेश करते हैं जो भावनाएं मनुष्य के ज्यादा करीब हैं, जैसे खुश होना, एक्साइटेड होना, ये सारी चीजें जो हैं वो मानवीय भावनाएं। अब मनुष्य व्यापार में तेज होता है, नफा नुकसान, तो वो व्यापारिक माध्यम से भी प्रकृति को हमारे करीब लाते हैं कि भाई वहां जाने के क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीजें। इस कविता में प्रकृति के मानवीकरण रूप का अद्भुत वर्णन किया गया। तो ये तो हमने देखा है, पूरी कविता में आपको मानवीकरण अलंकार आराम से मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता की 2 भाषागत विशेषताओं को लिखिए। भाषागत विशेषता यानी कि भाषा के आधार पर जो विशेषताएं दी गई हैं, कैसी शब्दावली है, कैसी शैली है। तो जैसे भाषा शैली ली गई, चित्रात्मक भाषा शैली है, अलंकार आप ले लो, जो कुछ भी है वो आपको बताना है। तो देखिए क्या है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में 2 भाषागत विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है, कवि ने शब्दों की चित्रमयी भाषा से कविता को सौंदर्य प्रदान किया है, जैसे मेखलाकार पर्वत अपार। अब यहाँ पर उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हम जो जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे सामने वो परिदृश्य आ रहा है। जैसे मेखलाकार पर्वत अपार, अब उन्होंने कहा बहुत बड़ा सा पर्वत है और वो मेखलाकार, मेखलाकार यानी कि कमर की जो करधनी होती है इस तरीके की होती है, तो उस अब उन्होंने कहा इस तरीके का मतलब आप पर्वतों के ऊपर जो रास्ते बने होते हैं, आप देखो इसी तरीके से बने होते हैं कि नहीं बने होते, बने होते ना। तो उन्होंने हमारे सामने ऐसा पर्वत बताया जहां पर इस तरह की जो है दृश्य है। तो वो सारी चीजें अपने शब्दों के माध्यम से हम ऐसे शब्द इन्होंने लिए हैं कि जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे सामने एक चित्र उभर कर आता है। इस कविता में कवि ने संगीतात्मक भाषा का प्रयोग किया है। कविता में लय, तुक आदि का भी ध्यान रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर आप पूरी कविता पढ़ोगे, इसमें पूरी तरीके से आपको तुकांत दिखाई देगा, और जहां कहीं तुकांत होता है वहां लय अपने आप आ जाता है। लय आई नहीं कि उसको आप संगीतात्मक तौर पर तुरंत बदल सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी कविता में अगर तुक है तो उसे हम लयात्मक कहते हैं, और लयात्मक है तो वो संगीतात्मक भी हो जाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है, कविता पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब इस कविता में जो शीर्षक दिया गया है पर्वत प्रदेश में पावस, तो क्या ये सार्थक है? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल सार्थक है। पर्वत प्रदेश यानी कि पर्वतीय क्षेत्र, पावस मतलब वर्षा ऋतु। अब यहाँ पे तो वही बताया ना कि वर्षा ऋतु में जो बदलाव होते हैं उन्हीं चीजों को यहाँ पर बताया गया है ना। तो मेरे हिसाब से तो पूरी तरीके से सार्थक है। अब इसे लिखेंगे कैसे, देखिए, कविता पर्वत प्रदेश में पावस में प्रकृति के परिवर्तन के साथ साथ उसके 2 भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन भी है। तो वहां पर प्राकृतिक प्रदर्शन बता रहे, लेकिन 2 अलग रूपों का भी वर्णन किया गया है। इस कविता में प्रकृति के क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए वर्षा ऋतु में क्या होता है, परिदृश्य बहुत तेजी से बदलते हैं, और यहाँ पर वही हो रहा है। तो दूसरी ओर इसके भयावह रूप को भी उद्घाटित किया गया है। दूसरा, भयंकर बारिश, बहुत तेज बारिश। ठीक है, आप देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है ना तो वो बहुत भयानक रूप ले लेती है, क्योंकि ये पहाड़ ढलान पे होते हैं। तो जहाँ पानी रास्ता देती है वहां पर, अब वहां पर अगर बहुत तेज बारिश होने लगती है तो वो भयंकर रूप अपने आप ही धारण कर लेती है।
इस कविता के माध्यम से कवि ने इसकी सार्थकता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि प्रकृति एक ईश्वरीय उपहार है। सही बात है, ईश्वर ने हमें प्रदत्त की है, जिसका संरक्षण मानव जाति का कर्तव्य है। यदि हम इसकी देखरेख करेंगे तो इसका सौंदर्यमयी रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होगा, और यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे तो हमारा जीवन भी संकटपूर्ण हो जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कविता का जो शीर्षक है वो तो सार्थक किया ही है, लेकिन हमें दो चीजें समझाने की कोशिश भी करी है कि अगर हम प्रकृति के साथ हिल मिलकर साथ रहकर चलते हैं तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है और अच्छा भी है, लेकिन अगर हम प्रकृति का दोहन अंधाधुन करते हैं तो वो हमारे लिए भयानक भी सिद्ध होती है। इसीलिए उसका भयावह रूप कि टूट पड़ा धरती पर अंबर, ये चीज भी उन्होंने बताई। अब देखिए ये क्या चीज है, अब इसको आप प्रैक्टिकली देखो। रिसेंटली जब अभी वर्षा ऋतु गई, आपने देखा कितने लैंडस्लाइड हुए, कितनी जगह बादल फटे, कितनी जगह जो है कितने लोग मारे गए, हुआ कि नहीं हुआ। ये आप लैंडस्लाइड तो आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखो, हम मैदानी क्षेत्रों में तो कितनी जगह बाढ़ आ गई कि नहीं है, कितने लोगों की जानें गई, जान माल सबका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए आपने कई जगह देखा कि शेर जो है वो शहरों के अंदर आ गए और बाकी जंगली जानवर हो गए। रीजन क्या था, जो क्या कहते हैं जंगल थे, नेशनल पार्क्स थे, उस जगह पानी भर गया तो जानवर भी अपनी जगह जान बचा कर भागे, तो वो शहरों की तरफ चले आए। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि अगर प्रकृति अपने भयानक, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति का बहुत बुरी तरीके से दोहन कर रखा है, इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमने वातावरण में फैला रखा है कि जिससे प्रकृति अपना संतुलन बिगड़ चुका है। तो उसके चलते अब प्रकृति गुस्सा भी होती है, कुपित भी होती है, तो फिर वो इसी तरीके से जो है अपने इस भयानक रूप को दिखाती है। तो यहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली हमें ये दो चीजें समझाने की कोशिश भी करी है कि जो हम देख रहे हैं ना पर्वत प्रदेश में पावस, तो पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु आती है तो वो देखने में तो सुंदर लगती है, लेकिन अगर भयानक हो जाए तो वो जानलेवा भी साबित होती है। प्रश्न संख्या 15 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में वर्णित पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करिए। अब आप जब ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर सबसे पहले उस पर्वतीय क्षेत्र का प्राकृतिक रूप का वर्णन किया गया है, ठीक है, कि किस तरह मेखलाकार पर्वत हैं, झरने गिर रहे हैं, मोतियों की लड़ियां हैं, गौरव गान गा रहे हैं, पर्वत के ऊपर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं जो कि पर्वत की आंखें हैं, उसके ऊपर शाल के पेड़ हैं जो उच्च हैं, आसमान की तरफ ताक रहे हैं। तो वर्षा ऋतु का वर्णन थोड़ा सा बाद में हुआ है, पहले तो उस पर्वतीय क्षेत्र का इन्होंने पूरा बखान किया है। तो उसी प्राकृतिक वातावरण को आपको पूरा शब्दों में लिखना है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने पर्वत के रूप स्वरूप की सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है। ऐसे समय में प्रकृति अपना रूप हर पल परिवर्तित कर रही थी। पर्वत का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि करधनी के समान विशाल पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये चीज मेखलाकार पर्वत बताया ना, तो करधनी। फिर आते हैं, उस पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे वे पर्वत की आंखें हों, और पर्वत अपनी उन असंख्य आंखों से नीचे तालाब के फैले हुए जल में अपने विशालकाय शरीर के प्रतिबिंब को देख रहे हों। अब अपनी आंखों से क्या है, अब वो तालाब है, तालाब का पानी एकदम शांत है, साफ है, तो वो उनको देख रहे हों। झरने ऊंचे ऊंचे पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं, पर्वतों पर झाग से भरे झरने बहते हुए मोतियों की लड़ी के समान लग रहे हैं। तो जो भी प्राकृतिक दृश्य उन्होंने बताया, हमने कहा ना वर्षा ऋतु के जो बादल आए उससे पहले का जो भी दृश्य है वो आपको यहाँ पर लिखना था। प्रश्न संख्या 16 है, पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। अब आपको बताना है, अब आपको इसी कविता के माध्यम से ही बताना है। अब मान लीजिए आप सपोज ये कर लीजिए कि आपने उनकी और अगर कविता और पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने नहीं भी पढ़ी है तो आपने उनकी ये कविता तो पढ़ी है, इसके आधार पर आप बता दोगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, उनके काव्य का मुख्य विषय प्रकृति चित्रण ही रहा है। तो उन्होंने जितनी भी रचनाएं करी हैं उनमें से मुख्य रूप से प्रकृति चित्रण पर ज्यादा से ज्यादा आधारित है। उन्होंने अधिकतर प्रकृति के मधुर एवं कोमल रूप का चित्रण किया है। कैसा किया है, मधुर और कोमल रूप का। कहीं कहीं प्रकृति के उग्र और भयानक रूप का भी वर्णन है। किसका है,
उग्र और भयानक रूप का भी वर्णन है। प्रकृति का चित्रण करते समय उन्होंने उपवन, नदी, पर्वत, बादल, समुद्र आदि प्राकृतिक उपकरणों का सहारा लेकर अपनी काव्य रचना की है। उन्होंने विविध अलंकारों की सहायता से प्रकृति के अनेक मनोहारी चित्र खींचे। अब देखिए, अलंकार क्या होते हैं? अलंकार भाषा को सजाते हैं, लेकिन उन भाषा के सजाने के माध्यम से वो प्रकृति का भी एक बहुत अच्छा रूप सामने लेकर आते हैं, जो हम इमेजिन नहीं कर पाते। उन्होंने प्रकृति के विभिन्न कार्यों में से संदेश ग्रहण किया। अब प्रकृति जो जो कार्य कर रही है उससे हमें संदेश देने का भी काम किया। अब जैसे इस कविता के माध्यम से हमने आपको बताया ना कि वो कितनी चीजों को हमें बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रकृति उनके लिए कविता का मूल आधार रही है। प्रकृति हमारे जो क्या कहते हैं उनके जीवन का, क्योंकि वो प्रकृति के आसपास रहे, खेले, बड़े हुए, तो उनके लिए हम उनके जीवन का एक अंग ही क्या है? प्रकृति है। एक सच्चे कवि की भांति उनकी कल्पनाओं का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उनकी कल्पनाएं मौलिक तथा नूतन हैं। अब आप जितनी भी उनकी कल्पनाओं को देखेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं और नई दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीजें वो हमें बता रहे हैं हमने पहले कभी देखी नहीं, लेकिन हमने उस नजरिए से उसे इमेजिन नहीं किया, वो जिन शब्दों के माध्यम से इमेजिन करें। अब देखिए, उन्होंने कहा कि एकदम से बादल अगर कहीं आ जाएंगे तो पर्वत दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन हम ये तो नहीं सोच सकते थे कि पहाड़ कहीं उड़ जाएगा। वो चीज उन्होंने बता दी कि भैया पहाड़ ही उड़ गया। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो नई नई चीजें, पहाड़ों पर फूल खिले तो बहुत देखे थे हमने भी पहाड़ों पे हम गए, हमने बहुत देखे, लेकिन हम कभी ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि वो पर्वत की आंखें हो सकती हैं। तो मतलब उन्होंने प्रकृति को एक नए रूप में ही हमारे सामने रखा है, यानी कि उन्होंने शब्दों के माध्यम से जो कविता उकेरते हैं वो एकदम उसका नया स्वरूप होता है, जिसको हम कभी सोच भी नहीं सकते। यह उनकी कल्पना तथा भावों की अभिव्यक्ति का कौशल ही है जो उन्होंने पर्वत को आकाश में उड़ते हुए बताया, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। शाल के वृक्षों को भय के कारण जमीन में धंसा हुआ कहा और शीतल जल से भरे हुए तालाब से आग उगलने का चित्रण किया कि मतलब पानी तो ठंडा होता है, उसमें आग कैसे लग सकती है। अब उस पे छाए बादल को उन्होंने बता दिया कि भैया तालाब ही जल उठा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति चित्रण के सर्वोत्तम कवि हैं। प्रकृति का स्वरूप व्यक्त करते हुए उन्होंने वो चीजें बताई हैं जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इसका ये स्वरूप भी हो सकता है ना। तो वो चीज वो बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आपके पाठ्यक्रम में किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अपने शब्दों में लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चैप्टर का नाम नहीं दिया गया। अब चूंकि हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो बता रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये आपके पास बोर्ड पेपर में आ जाएगा तो आपको ढूंढना, सोचना पड़ेगा हमारी किस चैप्टर में दिया गया है ना। वैसे तो हमें पता है कि भाई इसी चैप्टर में है, पर्वत प्रदेश में पावस, है ना। तो कविता, किस कविता में वर्षा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया। अब आपके पाठ्यक्रम में, आपके पाठ्यक्रम में तो यही एक चैप्टर है ना, तो आप वही बताओगे। तो देखिए क्या है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में सुमित्रानंदन पंत के पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया गया है। कवि कहता है कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा है, मतलब हर पल बदल रहा है। कभी वर्षा है तो कभी धूप। पर्वत पर उगे हजारों फूल मोह लेते हैं। ठीक है, वो हजारों फूल क्या है, हमारा मन मोह लेते हैं। हमको भाई जाहिर सी बात है, आप किसी के क्षेत्र में निकलोगे, वहां पर आप बहुत सारे फूल रंग बिरंगे देखोगे तो आपको अच्छा ही लगेगा। अब मैं बता रही हूँ ना, मैं गई थी कहाँ से, मसूरी से मैं धनौटी गई थी। ठीक है, ये रास्ता बाय रोड था हमारा। तो इस रास्ते पे जब हम जा रहे थे ना, तो इतने तरह तरह के कलरफुल फूल, क्या कहते हैं, पेड़ थे क्या ना, जैसे हम लोग कभी इमेजिन, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, पेंटिंग्स में देखते हैं, उस तरीके के वहां पर पहाड़ थे। तो जो चीज हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते वो चीज थी वहां पर। कभी वर्षा तो कभी धूप। पर्वत पर उगे हजारों फूल मुंह लेते हैं। पर्वतों से गिरते झरने की आवाज प्रसन्नता का भाव उजागर करती है, जोश भरती है, वो बहुत हमारे अंदर हिम्मत और ताकत लेकर आती है। पर्वतों पर उगे हुए ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छू लेना चाहते हैं। घनी धुंध में पेड़ दिखाई नहीं देते, चारों ओर धुआं है, जैसे तालाब में आग लग गई हो। ऐसे मौसम में ऐसा लगता है
जैसे इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता घूम रहा है। क्योंकि अब ये सारा चीजें जो हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? वर्षा ऋतु के कारण हो रही। वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं? इंद्र माने जाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि इंद्र अपने बादल रूपी विमान को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं और इतना एक जादू सा उन्होंने चारों तरफ क्रिएट कर रखा है। प्रश्न संख्या 18 है, प्रस्तुत कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। कविता में प्रयुक्त मानवीकरण अलंकार के प्रयोग को स्पष्ट कीजिए। कई जगह मानवीकरण हुआ है। अब आप यहां पर देख लो, पर्वत अपने फूल रूपी आंखों से अपने आप को निहार रहा है। कहां? तालाब में। ठीक है। पर्वत पर उगे शाल के वृक्ष उसकी उच्चाकांक्षाएं हैं। यहाँ पे भी मानवीकरण है। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप यहाँ पर कई जगह जो है आप मानवीकरण अलंकारों को देखेंगे, वही आपको यहाँ स्पष्ट करना है। देखिए क्या है, पंत ने प्रकृति का मानवीकरण अत्यंत सुंदर तरीके से किया है। उनके लिए प्रकृति के हर अंग में मानवीय चेतना भरी है। क्योंकि देखिए, मनुष्य प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। अगर प्रकृति ना हो तो मनुष्य का अस्तित्व तो रह ही नहीं सकता, ये हम सभी जानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने प्रकृति में भी मानवीय चेतना को भर दिया। क्योंकि देखिए, मनुष्य अपने आप को प्रकृति से जुड़ा तभी पाएगा जब उसमें अपनी जैसी चीजों को देखता सोचता हुआ पाएगा। अब मान लीजिए एक पेड़ उगा हुआ है, आप उस पेड़ को उखाड़ के फेंक दो, लेकिन हम ये सोचें कि अरे नहीं, इसको उखाड़ेंगे तो इसे बड़ा दर्द होगा, इसे तकलीफ होगी। तो मेरे अंदर वो भावना है कि प्रकृति के अंदर वो मानवीय चेतनाएं होती हैं, तो मैं उस प्रकृति को नुकसान पहुंचाऊंगी ही नहीं। इसीलिए वो हमेशा प्रकृति के अंदर उन मानवीय भावनाओं को भरते हैं ताकि मनुष्य उससे अपने आप को कनेक्ट कर सके। उन्हें झरनों द्वारा पर्वतों का यशोगान करना बहुत अच्छा लगता है। विशाल पर्वत अपनी सुमन रूपी आंखों से अपने विशाल आकार को तालाब में निहार रहे हैं। अब पर्वत तो देख नहीं सकता, उसकी तो आंखें होती नहीं हैं, लेकिन तब भी उन्होंने उसे मानवीय रूप दिया, उसके फूलों को उसकी आंखें बता दिया। पेड़ उच्चाकांक्षा से प्रेरित होकर शांत आकाश को छू लेना प्रतीत होते हैं। अब पेड़ तो पहाड़ पे उगे हुए हैं, लेकिन उसे क्या बताया? पहाड़ों की उच्चाकांक्षाएं बताई, ऊंची आकांक्षाएं बताई। कैसे? देखिए, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पहाड़ पे कूड़े जो उगे हुए पेड़ हैं वो भी बड़े चिंता में हैं। अर्थात पेड़ों का भी वहां पे मानवीकरण कर दिया। अब चिंता करने का काम तो मनुष्यों का होता है, तो यहाँ पर पेड़ों को करते हुए बता दिया उन्होंने। बादलों का अचानक बरस जाना कवि को आकाश द्वारा वर्षा रूपी बाणों से पृथ्वी पर आक्रमण करना प्रतीत होता है। अब बाण चलाने का काम मनुष्य द्वारा होता है, कोई और तो कर नहीं सकता। अब वहां पर बादल जो हैं वो वर्षा रूपी बाण कहाँ चला रहे हैं? धरती पर चला रहे हैं। यहाँ फिर मानवीयकरण कर दिया उन्होंने। शाल के वृक्ष उन्हें भयभीत लगते हैं, डरे हुए लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकदम से इतने सारे बादल आ गए। मानो वर्षा के आक्रमण को देखकर वे डर गए। अब इतनी तेज बारिश हो गई है, अब डरे हुए से क्यों लग रहे हैं? जब बहुत तेज बारिश होती है तो पेड़ के पत्ते देखो क्या होता है, ऐसे करके नीचे की तरफ झुक जाते हैं ना, तो वो क्या लग रहा है कि सिकुड़ के डर रहे हैं। इस तरीके से प्रतीत होते हैं ऐसे। तो वही उनको लग रहा है कि पेड़ जो है मारे डर के वहां पर सिकुड़ कर बैठ गए हैं। धस गए धरा में समय सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। ठीक है। बादलों का उमड़ना और वर्षा करना ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे देवराज इंद्र अपने बादल रूपी यान में बैठकर अपना जादू दिखा रहे हैं। इसको कैसे बताया? यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो यहाँ भगवान इंद्र भी जो हैं, जो कि उनके अंदर भी मानवीय भावनाएं हैं, देवता हैं लेकिन भाई मानव भी तो कहलाएंगे, जीव हैं वो, तो वो भी क्या है? बादल रूपी विमान में इधर से उधर घूम रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि पंत जी ने प्रकृति के हर अंग जैसे पर्वत, बादल, झरने, वृक्ष आदि का मानवीय रूप में अत्यंत सजीव चित्रण किया है, कि सभी उनके लिए मानवीय रूप में यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी के 2 उदाहरण दीजिए। अब इंद्र जादूगरी कैसे करते हैं? कैसे जादू करते हैं? पल पल जो है वो वहां का रूप बदल रहे हैं ना। तो देखिए क्या है, कवि के अनुसार वर्षा के देवता इंद्र अपने बादल रूपी विमान में वर्षा ऋतु में घूम घूम कर अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने बादल रूपी विमान में बैठे हैं, हर जगह इधर उधर जा रहे हैं और वो अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है।
वर्षा ऋतु में इंद्र की जादूगरी के दो उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, आकाश में चारों ओर चमकीले तथा पारे के समान सफेद बादल छाए हुए हैं। ठीक है, पूरा चारों तरफ पारे की तरह एकदम सफेद सफेद बादल हैं। विशाल बादलों के कारण पर्वतों का दिखाई देना बंद हो गया। अब एकदम से वर्षा के बादल आएंगे तो क्या होगा, उसके पीछे जो कोई भी चीज रहेगी वो हमें दिखाई देनी बंद हो जाएगी। वही हुआ, पहाड़ के सामने आ गए, पहाड़ हमें दिखना ही बंद हो गए। झरने भी ओझल हो गए। अब झरने जो है पहाड़ों से बह रहे थे, अब पहाड़ गायब हो गए तो झरने भी नहीं गिरेंगे, लेकिन हाँ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, उनकी केवल आवाज ही सुनाई दे रही है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पूरा पर्वत ही आकाश में उड़ गया हो। उन्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई अब एकदम से अगर कोई चीज गायब हो रही है, यानी कि वो उड़कर कहीं चली गई, तो वो इतना विशाल पर्वत जो है वो उड़कर कहीं गायब हो गया। तो अब इतना विशाल पर्वत का उड़ जाना या गायब हो जाना ये किस कारण हुआ, बादलों के द्वारा हुआ। बादल रूपी विमान में कौन आए थे, इंद्र आए थे, तो ये इंद्र की जादूगरी कही गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बादल घिरने के बाद बहुत तेज वर्षा हुई। घंघोर वर्षा के कारण शाल के वृक्ष भयभीत दिखाई दे रहे थे, बहुत डरे हुए थे। अब ज्यादा वर्षा होगी तो क्या होता है, पेड़ के पत्ते ऐसे करके ही नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जैसे लगता है वो बेचारे डरे से सिकुड़े से हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है मानो भय के कारण वह जमीन में धंस गए। तालाब के जल से इस प्रकार धुआं उठता हुआ प्रतीत हो रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो। अब बताइए, तालाब में आग लगना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल किसने किया, भगवान इंद्र ने। वो उन्होंने जादू दिखा दिया, है ना। पेड़ अंदर धंस सकते हैं, नहीं। बादल आ गए तो थोड़े थोड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो वो धंसे हुए थे। इतनी तेज वर्षा हो रही है तो वर्षा से जो पेड़ हैं वो सिकुड़े से दिखाई दे रहे हैं, जैसे लग रहा है डरे हुए। तो ये सारा जादू किसके कारण हुआ, भगवान इंद्र के कारण हुआ। प्रश्न संख्या 20 है, पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्रकृति सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, प्राकृतिक जो सौंदर्य होता है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ सब कुछ माहौल धुला धुला सा, बढ़िया सा, सुहाना सा हो जाता है, तो एकदम से जो पहली चीजें होती हैं वो बाद में बदल जाती हैं। परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न होती होंगी, इनके विषय में लिखिए। अब देखिए क्या है, हम सभी मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, मोस्टली आप में से बहुत सारे लोग पहाड़ी क्षेत्रों में भी रहते होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमें तो वहां का बहुत सुंदर लगेगा, हम जाएंगे वहां पे, लेकिन वहां चीजें दुर्भर होती हैं। एक तो पहाड़ी क्षेत्र में रहना ऐसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि भाई हर एक चीज के लिए ऊंचाई पे चढ़ो या निचाई पे जाओ, चाहे ईंधन हो, खाना हो, कुछ भी हो, कुछ हर चीज के इंतजाम के लिए। और दूसरा, वहां वर्षा नॉर्मल तरीके से नहीं होती, जैसे हम लोग के मैदानी क्षेत्रों में आया बरस गया, वहां पर क्या है, आएंगे तो बहुत कभी कभी बहुत तेज बरसता है, कभी कम बरसता है, ऐसा नहीं होता। तो वहां पर जो है, और पानी आता भी एकदम फोर्स से है, ढलान से आता है, तो और भी बहुत सारी परेशानियां वहां पर होती हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत मनोहारी होता है। यही कारण है कि सबसे अधिक पर्यटन स्थल भी पर्वतीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, उत्तराखंड है, उत्तरांचल है, आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, सिक्किम वगैरह, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये सारे सबसे ज्यादा पर्यटन क्षेत्र वहीं पर है। होता है कि नहीं होता है? वर्षा ऋतु के समय यहाँ का मौसम अत्यंत ठंडा हो जाता है। यहाँ की जलवायु और मौसम क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहते हैं। एक क्षण में यहाँ घंघोर बादलों का जमावाड़ा हो जाता है, तो दूसरे ही क्षण कड़कड़ाती धूप निकल आती, खिल जाती है। संध्या काल में डूबते सूर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे लाल रंग की गोलाकार वस्तु हमारे समीप हो। ठीक है, बहुत ही पास सा प्रतीत होता है। बादल हमारे सिर के ऊपर ऐसे मंडराते हैं जैसे वे हमारे मित्र हों, परंतु पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन में अनेकानेक कठिनाइयां हैं। अब जब हमको तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जो वहां के लोग हैं उनके लिए जीवन मुश्किल हो जाता है। यहाँ संसाधनों का अभाव हो जाता है। संसाधन, अब जैसे मान लीजिए वहां पे आप ज्यादातर लोग जो हैं ठंड से बचने के लिए या चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब वर्षा ऋतु में क्या होगा, सारी वर्ष लकड़ी तो गीली हो गई, अब क्या? फिर यदि तेज बारिश या तूफान आ जाए तो गांव के गांव इसमें तबाह हो जाते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान पर्वतीय मार्ग से नीचे उतर पाना एक कठिन कारण होता है, क्योंकि पानी के कारण ये सारी चीजें स्लिपरी हो जाती हैं।
इस कारण कुछ लोग रोजमर्रा के लिए आवश्यक सामग्री को भी जुटा नहीं पाते। सड़क मार्ग, संचार व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधाओं से भी यहाँ के लोग वंचित हो जाते हैं, क्योंकि भाई इतना कभी कभी रास्ते टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो जो मेन सप्लाईज होती हैं वो बंद हो जाती हैं। लाइट नहीं, इंटरनेट नहीं, अब रास्ता नहीं है, आप नीचे नहीं जा सकते हो, आप अपनी जगह पर फंस गए हो, बहुत सारी चीज़ें परेशानी होती है, खाने के लिए चीज़ों की कमी हो जाती है। तो आप पर्वतीय क्षेत्रों को देखेंगे, वो ज़्यादातर वो जो उनके आसपास चीज़ें मिलती हैं वो उन पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। उन्हें पता है कि किसी भी वक्त हमारे पास जो फूड सप्लाईज हैं वो नीचे से जो आ रही हैं वो ख़त्म हो सकती हैं, इसलिए वो नेचुरल चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों को अपने दैनिक जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उन सभी का वो सामना करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन पर्वत प्रदेश में पावस के आधार पर अपने शब्दों में कीजिए। अब आपको पर्वतीय क्षेत्रों का सौंदर्य बताना है, जो हमने अभी कविता पढ़ी है उसके आधार पर, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखेंगे। देखिए, पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के आने से पहले बादलों के कारण पर्वत छिप जाते हैं। क्या होता है, जैसे बादल आए बादल छिप गए। ठीक है, अचानक बादल ऐसे उठे मानो एक पूरा पर्वत विशाल पक्षी के समान अत्यधिक सफेद और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा हो। अब चूंकि पहाड़ गायब हो गया तो उन्हें लगा कि एकदम से उड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चारों ओर बादल ही बादल छा गए और कुछ ही दिखाई देना बंद हो गया। झरनों की केवल आवाज सुनाई दे रही है, अतः वह ओझल हो गए। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई, बहुत तेज वर्षा हुई, जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। तो क्या हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि आकाश धरती पर टूट पड़ा है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत तेज बारिश हो रही है और आवाज भी बहुत है उस बारिश में, और जैसे लग रहा है धड़ाधड़ बाण चलाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उस तेज बारिश में भाई बहुत सारा जो है पानी भी बहुत तेजी से गिर रहा है। शाल के विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे भयभीत होकर धरती में धंस गए। तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। अब धुआं भी ऐसा उठ रहा है जैसे उसमें आग लग गई हो। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली क्या था आपको इस क्वेश्चन में, कि जो हमने पूरी कविता पढ़ी हुई है, हमने समझी हुई है, तो उस पूरी कविता में जो प्राकृतिक दृश्य दिखाया गया है उसे आपको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिखना था, इसी तरीके से। ठीक, प्रश्न संख्या 22 है, वर्षा ऋतु यानी कि पावस ऋतु में पर्वतीय प्राकृतिक सुषमा का वर्णन सुमित्रा नंदन पंत की कविता के आधार पर पढ़िए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वही है मगर घुमा दिया गया है। अब इन्होंने ये बोला कि भाई सुमित्रा नंदन की कविता के आधार पर लिखिए। अभी हमने सुमित्रा नंदन पंत की कविता कौन सी पढ़ी, प्रगति प्रदेश में पावस। अब यहां पर उन्होंने क्या किया, हमने इसे पॉइंट्स में दे दिया। हम देखिए क्वेश्चन वही है, उसका स्वरूप बदला है और हमने क्वेश्चन को अब पॉइंट्स में कर दिया। अभी तक हमने आपको डिटेल में बताया, अब आप इसे पॉइंट्स में समझ लीजिए। ठीक है, पावस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पावस ऋतु में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। पावस ऋतु में सभी तालाब स्वच्छ और पारदर्शी पानी से भर जाते हैं और पर्वतों के पास के तालाब में पर्वतों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब क्या होता है कि भाई जब पानी बरसता है तो भाई उसमें साफ पानी जाता है, साफ पानी दिखाता है तो पानी एकदम ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, साफ पानी दिखता है। पावस ऋतु में कई प्रकार के विशाल बादल दिखाई देने लगते हैं। पावस ऋतु में शाल के वृक्ष बादलों के बीच धसे हुए से प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन वही था, वैसी चीज थी, प्रकृति वर्णन था, हमने एक पूरी तरीके से पैरा में बनाकर बताया था और दूसरा हमने आपको पॉइंट्स में बता दिया। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है,
कवि पंत ने पर्वत को मेखलाकार क्यों कहा है? सबसे पहले तो आपको अर्थ बताना होगा कि मेखलाकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, जब आप मेखलाकार का मतलब बता दोगे तो फिर वो आप पूरी तरह, मेखलाकार मतलब करधनी के आकार का, ये चीज आप बताएंगे। तो देखिए क्या है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है कमर बंद अथवा करधनी के आकार वाला, गोल गोल उभार वाला। ठीक है, तो कैसे होता है, ऐसे करके गोल होता है ना, करधनी कैसे पहनी जाती है उस तरीके से, कमरबंद जो आता है वो उस तरीके से। कवि ने मेखलाकार शब्द का प्रयोग पर्वतों की विशालता तथा फैलाव को दिखाने के लिए किया है कि भाई पर्वत बहुत विशाल है, और कहते हैं ना वो माउंटेन रेंज होती है जिसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एक पहाड़ नहीं होता, एक पहाड़ उसके पीछे दूसरा पहाड़ है, तीसरा पहाड़ है, चौथा पहाड़ है, तो एक तरीके से वो क्या होता है, वो पर्वत श्रृंखला होती है जिसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर वो उसका फैलाव कितनी दूर तक है ये दिखाने का उन्होंने इस शब्द के माध्यम से प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 24 है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के आधार पर बताइए कि सहस्त्रद्रग सुमन का क्या अर्थ है, कवि ने इसका प्रयोग किसके लिए किया है और क्यों। सहस्त्र मतलब हजारों, द्रग मतलब आंख, सुमन मतलब फूल, यानी कि पहाड़ पर खिले हुए हजारों फूल जो हैं वो पर्वत की आंखों के समान है। क्या है वो, पर्वत की आंखों के समान है। कवि ने इसका प्रयोग किनके लिए किया है, इन्होंने किया है पर्वत पर खिले हुए लाखों हजारों फूलों के लिए किया है। तो देखिए क्या है, सहस्त्रद्रग सुमन से तात्पर्य है पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ की आंखें हों, है ना, जगह जगह खुले, जैसे लग रहा कि वो पहाड़ों की आंखें हैं। इनके द्वारा कभी ये कल्पना की है कि पर्वत अपने विशाल आकार को तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है। अब तालाब रूपी दर्पण में भाई, अगर अब सिंपल देखो, इसका मानवीकरण नहीं, देखो अगर कोई तालाब है और पहाड़ है तो पहाड़ का प्रतिबिंब तो पानी में बनेगा, ये तो नेचुरल सी चीज है। लेकिन यहाँ पर मानवीय संवेदनाओं को भरने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि हम कहेंगे कि पर्वत अपने रूप को दर्पण में देख रहा है, लेकिन देखने के लिए आंखों की जरूरत है। तो उन्होंने फिर इन सुमन यानी कि इन फूलों को क्या बता दिया कि ये आपकी आंखें हैं। ठीक, इसके लिए आंखों की आवश्यकता थी, इसीलिए कवि ने सुमन को पहाड़ के नेत्र कह दिया। अब भाई आंखों की तो जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने क्या बोल दिया, सीधे सीधे उसे नेत्र बता दिया। प्रश्न संख्या 25 है, सुमित्रा नंदन पंत ने पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब की समानता किससे की है और क्यों। अब उन्होंने क्या कहते हैं, तालाब की समानता किससे की है, दर्पण यानी कि आईना में, जिसमें हम अपनी शक्ल को देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्यों की है, क्योंकि देखिए दर्पण क्या होता है, एकदम साफ होता है, स्वच्छ होता है, हम उसमें अपना अक्ष देख सकते हैं। तो तालाब भी क्या है, एकदम साफ है, शांत है, और उसमें जो पर्वत है उसका अक्ष पूरी साफ तौर से दिखाई दे रहा है, पानी शांत है, तो साफ, जैसे दर्पण में हमको साफ सुथरा दिखाई देता है, वैसे ही उस जल में पर्वत को अपना अक्ष साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, इसीलिए उन्होंने तालाब को दर्पण की संज्ञा दे दी। कवि ने तालाब की समानता दर्पण से दिखाई है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि साफ और स्वच्छ दिखाई देती है, उसी प्रकार तालाब का पानी भी इतना स्वच्छ और पारदर्शी था कि उसमें पहाड़ का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, तो एकदम साफ पानी था और उसमें पहाड़ का जो परछाई थी वो साफ दिखाई दे रही थी, इसीलिए दर्पण की उनको संज्ञा दे दी। तो इस तरीके से देखा ना हमने कितने सारे प्रश्न किए पर्वत प्रदेश पावस पे। ठीक है, तो आपने हर तरीके के क्वेश्चंस की वेरिएशन देख ली, सब चीजें बता दी मैंने, तो बस आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ फिर से। हाँ, तो फटाफट उस चैप्टर को आप पढ़ के रखिए और हम करेंगे उसके सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।